Hello, my dear friends. This is Karan Naneja from Vidya Mandir classes. So I welcome you to this video session. So dear friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर। मैग्नेटिज्म चैप्टर एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, इस चैप्टर के बाद हम लोगों का आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद आएगा एसी। सो डियर फ्रेंड्स, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ये तीनों सब आसपास ही घूमते हैं। बहुत सारे लॉज हैं जो मैग्नेटिज्म में यूज होते हैं, वही ईएमआई में आते हैं, वही एसी में आते हैं। सो इसीलिए बेटर है कि हमें मैग्नेटिज्म बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैग्नेटिज्म इजी चैप्टर है, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आपको समझ में आ गया तो इट विल बी वेरी फैसिनेटिंग फॉर यू। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के मज़ा आता था, वैसे ही मैग्नेटिज्म पढ़ के भी मज़ा आएगा, पक्का है। ठीक है, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं अपने मैग्नेटिज्म के चैप्टर को। ओके, चलो सो चलते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर पे। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोग डियर फ्रेंड सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लॉ, और दिस लॉ इज नोन एज ओरेस्टेड लॉ। इस लॉ का नाम है ओरेस्टेड लॉ। ठीक है, सो बेसिकली हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ रिसर्च की थी। स्टार्ट जो मैग्नेटिज्म का हुआ वो यहीं से हुआ। अब देखते हैं वो स्टार्ट में उन्होंने कैसे इस मैग्नेटिज्म में मैग्नेट्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ओके। सो उन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि यहाँ पर उन्होंने एक वायर ली और इस वायर में करंट मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रहा है। इसी वायर के विसिनिटी में उन्होंने एक चार्ज रखा, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज है क्यू के मैग्नीट्यूड का। ओके, सो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब इसके विसिनिटी में रखा। सो पहले चार्ज इस फॉर्म में पड़ा रहा, इस चार्ज को कोई फोर्स नहीं लगी। ओके, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी चार्ज when placed at vicinity do not experience any force. This was the first observation the great scientist observed. Okay, फिर उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया मिस्टर ऑरेस्टेड ने, अब उन्होंने इस चार्ज को वेलोसिटी दी। ठीक है, सो वेलोसिटी दी उन्होंने vertically upwards. Let me show the direction as well. So velocity उन्होंने vertically upwards, let us say v की। ओके, सो अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज कुछ डिफ्लेक्ट हो जाता है, और डिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से होता है, मतलब अपनी पाथ को डेविएट कर देता है। देखो, हमने वेलोसिटी दी है पार्टिकल को, चार्ज को एकदम स्ट्रेट, लेकिन ये डेविएट हो गया, कुछ रेड पाथ ले ली। सो अगर अब इस पार्टिकल के पास डेविएशन हो रहा है, सो डेविएशन कब होता है डियर फ्रेंड्स? देखो, डेविएशन तो तब होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, जब उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही हो एक्सटर्नल। सो यहाँ पे भी एक फोर्स लग रही है। ठीक है, और इस फोर्स की वजह से पार्टिकल डेविएट हो गया। सो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? व्हेन चार्ज is given velocity, it starts experiencing a force. It starts experiencing a force, and due to this force the particle deviates from its path, isn't it? So particle अपनी पाथ से डेविएट हो रहा है। ये ऑब्जर्व किया किसने? ऑरेस्टेड ने। इनकी ये दो ऑब्जर्वेशंस थी। यहीं से ही अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो बेसिकली अब हम बात करेंगे कि ये कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से डेविएशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि ये फोर्स कौन सी है जिसकी वजह से डेविएशन हो रहा है। ठीक है, सो एक बात तो कंफर्म है डियर फ्रेंड्स कि इस चार्ज पे कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स लगी है, तभी ये चार्ज पार्टिकल डेविएट कर रहा है। अब हमें डिस्कस करना है ये कौन सी फोर्स है। तो देखो, अभी तक हमने एक बात पढ़ चुके हैं, मान लेते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेट अस अज्यूम कि दिस फोर्स इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मुझे नहीं पता ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है या कोई नई फोर्स है। एक बार मानते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक बार मानते हैं कोई न्यू फोर्स है। ठीक है, तो देखो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और चेक करते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो सकती। तो देखो डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो कि इस करंट कैरिंग वायर पे जब करंट फ्लो करता है, ठीक है, सो नेट चार्ज कितना होता है कंडक्टिंग वायर में? नेट चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर कितना होता है? कैरिंग कंडक्टिंग वायर, तो हम लोग जानते हैं कि जितना चार्ज पॉजिटिव जितना फ्लो करता है, नेगेटिव जितना फ्लो करता है वो तो सेम होता है। तो यहाँ से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ नेट चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर जो होगा हमारा डियर फ्रेंड्स, वो जीरो के बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जब भी चार्ज करंट कैरिंग वायर से फ्लो करता है तो नेट चार्ज तो जीरो होता है। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 इंटू के अपॉन आर स्क्वायर। सो Q2 मान लो Q के बराबर है, लेकिन Q1 किसके इक्वल है? जीरो के। भाई नेट चार्ज तो जीरो है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो सकती। रीजन समझ में आया क्यों नहीं हो सकती? सो ये हमने एक ऑब्जर्व मतलब एक लॉजिक से एक्सप्लेन किया कि ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। दूसरा लॉजिक भी सुनो। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। तो स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है चार्ज या तो रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें। लेकिन ये चार्ज तो एक्सेलरेटेड है। अरे भाई जब चार्ज पे फोर्स लगती है तो चार्ज विल एक्सेलरेट। तो इसका मतलब जो करंट कैरिंग वायर पे चार्ज पड़ा हुआ है, अगर उस पे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्शन रिएक्शन होता है पे, तो अगर फोर्स लग रही है तो ये वाली जो चार्ज होगा जो करंट कैरिंग वायर के अंदर फ्लो कर रहा है उस पर भी फोर्स लगेगी, तो वो चार्ज रेस्ट पर रहेगा या एक्सेलरेटेड होगा? सर अगर एक चार्ज पे फोर्स लग रही है तो वो तो एक्सेलरेटेड होगा। सो इसका मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट तो यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो चार्ज वायर के अंदर फ्लो कर रहा है वो तो एक्सेलरेटेड बन जाएगा। इस वजह से ये जो फोर्स है डियर फ्रेंड्स, ये कोई नई फोर्स है। और ये बात तो कंफर्म है ये फोर्स है, क्योंकि अगर इस टेस्ट चार्ज पे, इसको टेस्ट चार्ज नाम दे दो, क्योंकि अगर इस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स ना लगती तो ये डेविएट भी नहीं होता और रेड पार्ट पे भी नहीं आता। फोर्स तो लग रही है, तो एक्चुअल में ऑरेस्टेड ने नाम दिया कि ये जो न्यू फोर्स है दिस इज नथिंग बट दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? भाई समझ में आई व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? ठीक है, तो ऑरेस्टेड ने ये डिस्कवरी की। चलो अच्छे से समझ लो और ये पॉइंट्स को नोट कर लो, फिर आगे हम चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हमने बात करी कि ये जो फोर्स है हमारी, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अभी हमने जैसे ये बात करी है कि दिस फोर्स इज ड्यू टू दिस फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक field and known as magnetic force। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, आपको मतलब एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आप पढ़ के आए हो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो फोर्स होती है वो कांटेक्ट फोर्स होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। नॉन कांटेक्ट फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स, नॉन कांटेक्ट। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड is also non-contact force, non-contact force। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग तो जानते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आपने पढ़ी हुई है ये बात कि जब जब नॉन कांटेक्ट फोर्स लगती है किसी भी बॉडी पे तो वो एक फील्ड की वजह से लगती है। फील्ड होता है एक इमेजिनरी
एरिया या इमेजिनरी वॉल्यूम जहाँ पे अगर एक चार्ज को हम रखते हैं करंट कैरिंग वायर के विसिनिटी में तब उस पर फोर्स लगती है। ठीक है, तो ऑरिस्टेड भाई साहब जो थे हमारे, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि ये जो फोर्स लग रही थी ना वो हर जगह नहीं लगती, कुछ विसिनिटी में लगती है। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि ये फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा ये चार्ज। तो इसका मतलब ये फोर्स तभी लगेगी जब सराउंडिंग में कुछ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इमेजिनरी सरफेस प्रेजेंट हो, वहीं ये फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वरना इस फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब डियर फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर में, इस मैग्नेटिज्म के चैप्टर में बेसिकली हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, इजंट इट? ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने के लिए, जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने जब, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डियर फ्रेंड्स, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक लॉ पढ़ा था और उस लॉ का नाम था गॉस लॉ। उस लॉ का नाम था गॉस लॉ, तुम लोगों को याद होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए दो डिफरेंट लॉस। ओके, तो पहला लॉ जो होता है हमारे पास वो है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, और दूसरा लॉ जो हम इस चैप्टर में फील्ड निकालने के लिए पढ़ेंगे, उस लॉ का नाम है बायोट लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, समझ में आ गई बात? एम्पियर सर्किटल लॉ एंड बायोट-सैवर्ट्स लॉ। सो बेसिकली डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट हम करेंगे अपना आज का टॉपिक बायोट-सैवर्ट्स लॉ से। लेकिन ये दो लॉज हैं और दोनों लॉज का जो काम होता है वो है फील्ड निकालना। वो क्या निकालना? फील्ड निकालना। तो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके सामने मतलब अब शुरू होने वाला है जिसमें आपको फील्ड निकालनी आएगी। ओके, चलो सो शुरू करते हैं चैप्टर को फिर। सो बेसिकली इस पूरे केस में अगर मैं कुछ और बात करूं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो होता था न्यूटन पर कूलम के। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड को जब हम मेजर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट जो होती है हमारे पास, ये जो एसआई यूनिट होती है दिस इज टेस्ला। गॉस से भी हम मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं और एक बहुत ही रिलेशन होता है हमारे पास कि 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। तो ट्राई टू रिमाइंड दिस फॉर्म, दिस रिलेशन, क्योंकि ये डायरेक्टली कन्वर्जेंस में काम आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ के आए हो इसलिए मैं उसी से रेफरेंस लेता हूँ। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होती है या वेक्टर होती है? सर वेक्टर होती है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड is a vector quantity, is a vector quantity। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड भी डियर फ्रेंड्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसको मेजर करते हैं टेस्ला में या फिर गॉस में। तो फिर अब हम कुछ और भी बात इस पर कर लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि इसकी क्या यूनिट है और इसके कौन कौन से लॉज हैं। सो अब हम थोड़ी ये भी बात कर लेते हैं कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी डियर फ्रेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई कि ईएमआई और एसी जितने भी चैप्टर हैं आगे के फर्दर वो मैग्नेटिज्म पे लिंक्ड है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि बेसिकली इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है,
we have numerous electromagnetic device. We have numerous electromagnetic device. So basically इन devices को जैसे कि एग्जांपल देते हैं मैं कहाँ कहाँ ये devices हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हमारा होता है माइक्रोवेव ओवन. तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ठीक है. माइक्रोवेव ओवन हो गया और हमारा हो गया फेराडेज केज. सो ऐसे इन्यूमरस नंबर ऑफ एग्जांपल्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं. सो बेसिकली ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो हमने देख लिया कि इसलिए इतनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर की. ओके, चलो. सो अब हम लोग पढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना बायोट-सेवर्ट्स लॉ. बायोट-सेवर्ट्स लॉ. ओके. तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ इज़ अ लॉ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टर्म लिखी, ठीक है. और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था, ठीक है. हम लोग जानते हैं ये बात, क्योंकि लॉ जो होता है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है. लॉ का कोई भी प्रूफ नहीं होता. लॉ इज द थिंग विच इज बेस्ड ऑन इन न्यूमरस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सिमिलरली बायोट-सेवर्ट्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करी और उन ऑब्जर्वेशंस की समरी को मैथमेटिक्स की फॉर्म में जब एक्सप्लेन किया तो कैलकुलेट किया उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को. उन्होंने क्या कैलकुलेट किया? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को. उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वाली बात समझ में आई होगी. सो बेसिक मैं लिख देता हूँ, दिस लॉ गिव अस magnitude of magnetic field based on quantitative experiments. ठीक है. तो इन्होंने कैलकुलेट किया और मैग्नीट्यूड दिया हमें मैग्नेटिक फील्ड का बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई. चलो, तो अब शुरू करते हैं फिर. तो उन्होंने बेसिकली बायोट-सेवर्ट्स लॉ ने एक सेटअप लिया था. उन्होंने करंट कैरिंग वायर ली थी और इस करंट कैरिंग वायर की विसिनिटी पे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट था जो कि यहाँ से किसी आर वेक्टर के पोजीशन वेक्टर के डिस्टेंस पे था. तो उन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी. ये डीबी वेक्टर क्यों लिखा है अभी मैं बताता हूँ. सो बेसिकली उन्होंने जब मैग्नेटिक फील्ड की थी तो पूरी कंप्लीट वायर की वजह से नहीं की थी. उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट लिया था और इस छोटे से सेगमेंट की उन्होंने लेंथ निकाली थी DL वेक्टर. सो बायोट-सेवर्ट्स ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने इस DL वेक्टर लाइन सेगमेंट की वजह से जिसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है I का, यहाँ से इस छोटे से सेगमेंट से किसी R के पोजीशन वेक्टर पे एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैलकुलेट किया. आ रही है बात समझ में? ठीक. सो बेसिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने यहाँ पर ये वाली बात देखी कि ये जो हमारा DB वेक्टर है, ठीक है, ये DB वेक्टर जो है, सबसे पहली बात उन्होंने बोला ये जो DB वेक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है. ठीक है. फिर इन्होंने फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया था. ठीक है, मतलब इन्होंने कैसे एक्सपीरियंस किया होगा थोड़ा सा उसको फील करते हैं. इन्होंने करंट को बढ़ाते गए और यहाँ पे जो चार्ज रखा था वो चार्ज पे देखा गया तो मैग्नेटिक फील्ड जब इन्होंने देखी तो जैसे जैसे करंट बढ़ा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी. तो उन्होंने क्लियर बोल दिया भाई डीवी वेक्टर जो है हमारा एक छोटे से सेगमेंट की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के. आ गई बात समझ में? फिर उन्होंने बोला कि ये जो डीवी वेक्टर होता है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है DL के, मतलब जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ बड़ी होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमारी
आर वेक्टर के पोजीशन वेक्टर पे होगी। आ रही है बात समझ में? चलो, ये था सेकंड पॉइंट। डीएल वेक्टर है इसलिए मैंने लिख दिया वेक्टर। ये सेकंड था ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी उनकी कि डीबी वेक्टर जो है हमारा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। माइंड का मतलब ध्यान से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होती थी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो होती थी वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी, इसलिए उस फोर्स को हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते थे। तो डीबी वेक्टर भी कुछ इसी रिलेशन को फॉलो करती है, इजंट इट? आई बात समझ में? फिर उन्होंने एक और बात बोली बहुत इंटरेस्टिंग कि ये जो डीवी वेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा की। बच्चे बोलेंगे सर ये साइन थीटा क्या है, तो चिंता नहीं करने की, अभी मैं बताता हूँ ये साइन थीटा क्या है। ठीक है, एक्चुअली नोट डाल के लिख सकते हो फोर्थ पॉइंट के लिए ही, थीटा इज एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। फिगर में भी बताते हैं। सो फॉर एग्जांपल डियर फ्रेंड्स, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है ये वाली, ये है हमारा आर वेक्टर की। तो एक्चुअली में इनके बीच में ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल को थीटा हम मान रहे हैं। तो देखा गया है कि डीवी वेक्टर जो है वो इस थीटा के बराबर है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, फील करते हैं थोड़ा। मान लो कि ये जो आर पॉइंट है ये इस तार के ऊपर ही पड़ा हुआ है, मतलब ऑन द वायर है जिस पे करंट फ्लो कर रहा है। तो देखा गया है डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मतलब अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखता हूँ तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ रही है। आगे बात समझ में? पक्का देख लो अच्छे से। तो सिंस उन्होंने जब वायर के ऊपर रखा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, वायर से 90 डिग्री पे रखा तो डिफ्लेक्शन आई। अब साइन थीटा और कॉस थीटा में, कॉस थीटा तो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि कॉस जीरो पे तो मैक्सिमम होता है वैल्यू कॉस की, इसलिए यहाँ पे हमने साइन थीटा लिख दिया। उम्मीद करता हूँ तुम्हें प्यारे बच्चों की बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब हमने क्या किया, जब इन सभी को कंबाइन किया मैंने, सो कंबाइन करके मेरे पास मैग्नीट्यूड जो आया डीबी का वो कुछ इस तरीके से आया, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू के, वेयर के इज द कांस्टेंट। क्योंकि जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है ना, तो ये कोई कांस्टेंट है। तो मैं अब लिखता हूँ फिर यहाँ पे ये जो के है, दिस के इज नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये है कांस्टेंट के की वैल्यू इन एसआई यूनिट्स, in SI units when medium is vacuum, when medium is vacuum। ठीक है, सो के है कांस्टेंट की वैल्यू तब जब हम SI यूनिट्स में सिस्टम की बात कर रहे हैं, और कौन सी मीडियम में, वैक्यूम मीडियम में। कौन सी मीडियम में डियर फ्रेंड्स, वैक्यूम मीडियम में। तो यहाँ से अपना प्यारा सा मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आती है एक करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हर चीज़ का इसमें तो मैंने तुम्हें मतलब बता दिया है। बच्चा कह रहा है सर आपने सब बता दिया लेकिन म्यू नॉट नहीं बताया। तो म्यू नॉट जो होता है डियर फ्रेंड्स वो होता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो तुमने मैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैट्स में परमीएबिलिटी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने पढ़ा हुआ परमिटिविटी। क्या पढ़ी हुई है तुमने वहाँ, परमिटिविटी। तो यहाँ पे म्यू नॉट जो है वो परमीएबिलिटी है। नाम से ही पता चल रहा है कि कितनी फ्री मैग्नेटिक लाइंस जो है वो एक फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस इन मैग्नेटिक लाइंस को कितना परमिट करता है कि वो उससे पास कर जाए। ठीक है, खैर अभी मैं परमिएबिलिटी पे आता हूँ, पर तुम्हें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था परमिटिविटी, जो काम परमिटिविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड में वही काम परमिएबिलिटी का कहाँ पे है, मैग्नेटिक। इतनी बात समझ में आ गई, पक्की बात। चलो अब मैं परमिएबिलिटी की तुम्हें डेफिनेशन भी दे देता हूँ। सो परमिएबिलिटी definition,
is a quantity for a given medium which is a measure of medium ability, which is a measure of medium ability, medium ability on the extent up to which it allows field to polarize inside medium. ठीक है, ये तो मैं डेफिनेशन होगी, किताबी डेफिनेशन स्कूल में 1 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें जैसे परमेबिलिटी जो है वो किसी मीडियम की बताता है कि मीडियम कितना उस मीडियम फील्ड को कितना अलाउ करती है कि वो पास कर सके, ठीक है। जैसे एप्सिलॉन नॉट जो होता था वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में बताता था। तो मैं ये भी बात लिख देता हूँ, ये तो था हमारी डेफिनेशन, और नोट डाल के लिख देता हूँ, म्यू नॉट is similar to epsilon naught, and epsilon naught is nothing but permittivity, तो उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कुछ और बातें हैं जो हम परमिएबिलिटी की कर सकते हैं, तो वो करते हैं। सो लिख देते हैं डिस्कशन ऑन म्यू, ठीक है। और रेफरेंस में सारा का सारा पीछे से उठा रहा हूँ, जिससे डियर फ्रेंड्स आपको समझने में बहुत आसान है, ठीक है। सो मैं बीच में एक काम करता हूँ, इस तरीके से एक रेफरेंस भी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। सो देखो, हम लोग एक बात जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम मीडियम को चेंज करते थे, तो मीडियम को चेंज करने से क्या होता था कि जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करते थे परमिटिविटी कांस्टेंट बदलता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पे परमिएबिलिटी बदल जाती है हर मीडियम के लिए, ओके। सो रिलेशन आता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली वहाँ पे भी यही रिलेशन आता था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन आर को बोला जाता था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर तुम्हें अच्छे से याद हो पाते तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिमिलरली डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो म्यू आर को बोला जाता है डायमैग्नेटिक कांस्टेंट, ओके। चलो, सो ऐसा देखा गया था, तुम्हें अच्छे से याद होगा क्योंकि तुम पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारा एप्सिलॉन आर होता था वो हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 होता था। 1 होता था जब मीडियम इटसेल्फ या तो वैक्यूम होती थी, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 1 होता था, कभी भी लेस देन 1 नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा गया कि जो म्यू आर होता है वो ग्रेटर देन भी 1 हो सकता है, म्यू आर जो है हमारा वो लेस देन भी 1 हो सकता है। आइए बात समझ, मतलब बोथ केसेस आर पॉसिबल, बोथ केसेस पॉसिबल। अब तुम कहोगे कि ये कैसे, ज़रा उसके बारे में डिस्कस करो, तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि जब तुम प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर स्पेलिंग गलत मिस्टेक, रुको, जब तुम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट इन मैटर पढ़ोगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइप के मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जैसा शायद तुमने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के चैप्टर 2 11th क्लास के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा हो। तो इस तरीके से
कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से म्यू आर ग्रेटर देन भी वन हो सकता है, लेस देन भी वन हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है क्योंकि ये डिफरेंस पूछ सकते हैं। एप्सिलॉन आर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है, लेकिन ये लेस देन भी वन हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाला म्यू, और लेस देन भी वन हो सकता है और ग्रेटर देन भी वन। क्या बात समझ में आ गई तुम्हें? पक्का? चलो कुछ और अच्छी सी बात कर लेते हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, ये तो फैक्चुअल ज्ञान है जो तुम्हें याद होना चाहिए, फैक्चुअल ज्ञान। कुछ और बात भी कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, सो अगर मेरे पास एक वायर है, इसमें डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि ये आइडियल क्या है, ये आइडियल क्या है। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ। एक्चुअल में ये जो आइडियल होता है, इस आइडियल को कहा कहते हैं डियर फ्रेंड्स करंट एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं? करंट एलिमेंट। ओके, और करंट एलिमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डीएल होता है वेक्टर, करंट होता है स्केलर। तो डायरेक्शन जो होती है, हम डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज अलोंग द करंट, इज अलोंग द करंट। मतलब डियर फ्रेंड्स, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन है करंट के एलिमेंट। ठीक है बात? पक्की बात? बहुत बढ़िया। तो ये वाली बात हमने सीख ली कि इस फॉर्मूले में आइडियल क्या होता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सेविट्स लॉ। सो बेसिकली डियर फ्रेंड्स, बायट-सेविट्स ने एक्सपेरिमेंटली जब काम किया तो उन्होंने आपके सामने एक वेक्टर फॉर्म रखी। अब वेक्टर फॉर्म क्या थी? ये जो डी बी वेक्टर है इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड आर होल क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सेविट्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सेविट्स लॉ। डीएल वेक्टर भी तुम्हें पता है क्या होता है, आर वेक्टर भी तुम्हें पता है क्या होता है, और थीटा जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, जो बात मैं ऑलरेडी तुम्हें पहले बता चुका हूँ। आ रही है बात समझ में? पक्का? ये दिक्कत है इसको समझने में तुम्हें? अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो एकदम। ठीक, पक्का? चलो बहुत बढ़िया। सो हमने ये बात कर ली। अच्छा, इस फॉर्मूले में जो म्यू नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है, म्यू नॉट जो एक्चुअल में होता है एसआई यूनिट्स में इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दोनों एक ही बात। क्लियर? चलो, डीएल के बारे में भी हमने बात कर ही ली है। अच्छा, कि डीएल क्या होता है और डायरेक्शन इसकी कहाँ होती है। तो देखो, इससे हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और डायरेक्शन भी आ रहा है। सो डायरेक्शन के लिए बेसिकली आपको क्या करना है? डायरेक्शन के लिए वी हैव टू यूज जस्ट राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल को यूज करो आप। अगर एक वायर से करंट जिसमें फ्लो कर रहा है उसकी वजह से आप क्या निकालना चाहते हो? उसकी डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आई बात? राइट हैंड रूल क्या होता है बच्चे बोलेंगे, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, ये डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वेक्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो कि ये है डीएल वेक्टर और ये है आपका आर वेक्टर। ठीक है, तो देखो अपने राइट हैंड को इंक्लाइन करो डीएल वेक्टर के ऊपर। सो अगर ये डीएल वेक्टर मैंने इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, और अब इसको शिफ्ट करो आर वेक्टर की तरफ। तुमने जब आर वेक्टर की तरफ शिफ्ट किया, आर वेक्टर के ऊपर है, अब थंब देखो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है मेरी तरफ, देख पा रहे हो तुम? तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा, ये है तुम्हारी तरफ, ये है थंब मेरी तरफ। तो बेसिकली थंब जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। थंब डियर फ्रेंड्स कहाँ है?
आउट ऑफ द प्लेन, तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मैंने डीएल क्रॉस आर किया अपने राइट हैंड पे, तो थंब पॉइंट्स टूवर्ड्स आउट ऑफ प्लेन, और इस आउट ऑफ प्लेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से कि क्रॉस से। सर आउट ऑफ प्लेन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से। अरे किससे? डॉट से। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक और केस लेते हैं जिसमें मान लो कि डीएल आ गया यहाँ पे और आर आ गया यहाँ पे। ओके, सो अपने राइट हैंड को इंक्लाइन किया मैंने ऊपर की तरफ, क्योंकि डीएल क्रॉस आर करना है। दिख रहा होगा तुम्हें हाथ मेरा, ठीक है? ये डीएल क्रॉस आर, डीएल है इस तरफ, आर है नीचे की तरफ। तो देखो थम थम इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लियरली देख पा रहे होगे तुम, दिख रहा है ना? इस डायरेक्शन में ये है इनसाइड द प्लेन। सो डीएल क्रॉस आर को राइट हैंड किया तो वो आई इस तरफ इनसाइड द प्लेन। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ थम पॉइंट्स इनसाइड द प्लेन। और इनसाइड द प्लेन के लिए डियर फ्रेंड्स हम जो यूज़ करते हैं डायग्राम, वो होता है क्रॉस। ये क्या होता है? क्रॉस। समझ में आया इनसाइड और आउटसाइड का मतलब? और मैंने तुम्हें राइट हैंड रूल के लिए भी 2 एग्जांपल्स भी सिखा दिए, ठीक है? तो ये एग्जांपल्स बेसिकली तुमने राइट हैंड रूल को सीखा होगा अपने वेक्टर प्रोडक्ट में जब डायरेक्शन करते थे, तो ये वही है और कुछ नहीं। तो मैंने वेक्टर फॉर्म भी तुम्हें एक्सप्रेस कर दी और बता दिया कि डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स ये बातें तुम्हें सारी एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इस पर, ठीक है? चलो, तो हमने बेसिकली लॉ की तो बात करी, अब इस लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे। सो अब डियर फ्रेंड्स जो टॉपिक शुरू हो रहा है, इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेविट्स लॉ। सो अब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे या न्यूमेरिक्स करेंगे, जिसमें हम बायोट-सेविट्स लॉ को अप्लाई करके फील्ड निकालेंगे, ठीक है? क्लियर होगी बात? तो इसमें जो पहली एप्लीकेशन है डियर फ्रेंड्स वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ओके, अब देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रेट वायर, ठीक है? और इस स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि ये जो वायर है ना डियर फ्रेंड्स ये फाइनाइट है, ठीक है? चलो, अब इस वायर से बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा बताते हैं। इस वायर से बोल रखा है कि किसी इस वायर से किसी आर वेक्टर के डिस्टेंस पे तुम्हें फील्ड निकालनी है, ठीक है? और बोल रखा है कि वायर का जो टॉप पॉइंट है वो एंगल बना रहा है ये वाला θ1 का, और बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो एंगल बना रहा है ये वाला θ2 का। करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड्स। तो तुम्हें बताना है इस पॉइंट पे बी वेक्टर इस पूरी वायर की वजह से कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है? पक्की बात। सो देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है? सो सबसे पहले देखो यार, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपली एक डीएल की वजह से तुम फील्ड निकालना जानते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रेट वायर है और इस तरीके से कि उसका टॉप मोस्ट पॉइंट जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, देखो मैं फील्ड निकाल रहा हूँ इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे टॉप मोस्ट पॉइंट बना रहा है θ1 एंगल और बॉटम मोस्ट पॉइंट बना रहा है θ2 एंगल। तो बेसिकली वायर इज फाइनाइट, तो फील्ड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है? फील्ड कैसे निकालेंगे अब हम वो देखते हैं। तो हमारे पास सपोज ये स्ट्रेट वायर, ओके? अच्छा, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा था आई का,
तो देखो, मान लेते हैं यही पॉइंट है जहाँ पे मुझे फील्ड निकालनी है। मैंने बोला था पीछे अभी कि आर वेक्टर पे है, मान लो ये आर वेक्टर पे है और इसका मैग्नीट्यूड है आर का, या मॉड आर, कुछ भी लिख सकते हैं इस टाइप से। ओके, सो अगर मैं बात करूँ, ये एंगल तो मुझे पता है कि वो थीटा बनता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक छोटा सा, मैं यहाँ से थीटा के एंगल पे जाता हूँ और एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ डी थीटा का। मैंने ये सेगमेंट तुम्हें क्लियर हो रहा होगा शायद। एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा का, और ये है थीटा। मतलब पहले मैं इस स्ट्रेट लाइन, जिस पॉइंट पे मुझे मार्क कर रहा था वहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन तो ड्रॉ कर रखी है। यहाँ से पहले गया मैं थीटा के एंगल पे, और इस थीटा के एंगल से मैं छोटा सा डी थीटा एंगल जाता हूँ, तो एक छोटा सा एलिमेंट आता है। अब मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, समझ में आ रही है बात? पक्का? चलो इसको मैं एक बार ब्रॉडन करके दिखाता हूँ। तो मान लो मैं इसको जूम करके जब दिखा रहा हूँ तो सिस्टम कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ये है मेरा वो, ठीक है थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये एंगल है मेरा थीटा, इजंट इट? समझ में आ गई होगी बात। ये डिस्टेंस था मेरा आर का। अच्छा, अब तुम्हें ये बात क्लियर है कि परपेंडिकुलर है तो ये 90, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? सर ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 प्लस थीटा। ठीक, करंट देखो इसमें फ्लो कर रहा है अपवर्ड्स, इसका मतलब ये जो वेक्टर होगा, क्या ये वेक्टर डीएल वेक्टर कहलाएगा, और ये वाला जो वेक्टर होगा क्या वो आर वेक्टर कहलाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर मैं इस छोटे से डीएल वेक्टर की वजह से फील्ड निकालना चाहता हूँ तो। ठीक, अच्छा, अब देखो एंगल है ये 90 प्लस थीटा का, और ये है हमारा डी आर वेक्टर, इजंट इट? ऐसे देखो, दिस इज माई डीएल वेक्टर, और जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालनी है वो यही तो वेक्टर होगा। ठीक है, अब इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड वाइज? अगर देखो ये है आर, ठीक है, ये है एंगल थीटा, तो मैं इस तरीके से ट्रायंगल बना देता हूँ। देखो ये है थीटा, ये है आर, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना डिस्टेंस होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। ट्रायंगल स्लॉट लगा के एक्सप्लेन कर सकते हो तुम। भाई ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर सेक थीटा। वो कितना होगा? आर सेक थीटा का। और ये है हमारा, अगर इस डीएल वेक्टर के केस में आर वेक्टर, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के केस में ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये अभी मैंने तुम्हें दिखाया ही है, वो बन रहा है 90 प्लस थीटा का। तो अगर मैं अब अपना डी बी वेक्टर लिखूँ छोटे से सेगमेंट की वजह से, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बी जो हो जाएगा हमारा, फिर वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इजंट इट? अच्छा, अब इस केस में डी एल की वैल्यू की बात करें तो अभी तो हमने डी एल ही रहने दिया, तो डी एल ही लिख देते हैं। और साइन थीटा में ये जो थीटा होता था वो एंगल होता था, और हमारे पास यहाँ जो एंगल है वो है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, अभी तुम्हारे सामने लिखा। ठीक है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, और आर जो है एक्चुअली वो आर नहीं है, वो क्या है? आर सेक थीटा, इजंट इट? तो बेसिकली जब मैंने ये डी बी को फॉर्मूले में पुट किया तो मेरे पास आ गया फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर
सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो अब हम क्या कर रहे थे कि हम इसको मान के चल रहे थे ये हमारा L है, ये हमारा क्या है, दिस इज L, और इसके ऊपर जब थीटा पे जाके डी थीटा लेते थे तो ये हो जाता था हमारा DL। लेकिन अब इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा यहाँ पे tan थीटा है वो L/R के इक्वल है? तो यहाँ से मेरा आ जाएगा L इज इक्वल टू R tan थीटा। ठीक है, लेकिन मुझे तो DL निकालना है, तो इसका जनरल डेरिवेटिव जब मैंने किया तो मेरे पास आ गया DL इक्वल टू R। R तो कांस्टेंट है, अरे भाई R इज कांस्टेंट, मैं ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, R इज कांस्टेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ DL इक्वल टू R सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अब मैं इसको पुट कर देता हूँ DL पे। तो जब मैंने वैल्यू DL को पुट किया, देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो थीटा वेरिएबल है, यहाँ पे भी थीटा वेरिएबल है, यहाँ पे डीएल वेरिएबल है, तो एक डीबी में दो वेरिएबल आ गए। इस चक्कर में मुझे अब सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। ये क्यों कर रहा हूँ, उसकी नीड समझ में आ रही है? नीड क्या है इसकी, ये नीड, तो नीड यही है कि एक इक्वेशन में वेरिएबल कम से कम हो, इसलिए मैंने ये काम किया। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin 90 plus theta is nothing but cos theta. Okay, अच्छा cos theta अपॉन r स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I cos थीटा, और dl को लिख देता हूँ r सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन r स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो अब मेरे पास सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसिल, आर और ये वाला आर कैंसिल, सो फाइनली जो मेरे पास बचा वो बचा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर कॉस थीटा डी थीटा। सो देखो अब मेरी इस पूरी एक इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बन गया उसमें कॉस थीटा है और डी थीटा है, बस यही वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं है। तो उसको सॉल्व करना बहुत बहुत आसान है। तो सॉल्व करने के लिए बस मुझे यहाँ पे साफ लगाना है, और इस पूरे केस में साफ लगाया तो आपको पता चल रहा है थीटा वेरिएबल है। ठीक है, सो जैसे फाइनल फिगर एक बार फिर बनाता हूँ मैं आपके पास, आपको थीटा समझाने के लिए। हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं काम, मस्त। ठीक है, तो ये थी अपनी वायर, और इस तरीके से था हमारा कुछ एक्सप्रेशन। ये था थीटा 1, ये था थीटा 2। ओके, एंड कुछ इस फॉर्म में, और ये था थीटा। सो बेसिकली तुम क्लियरली देख रहे हो थीटा जो है वो, मुझे इसको वेरी करना है कि मैं पूरी वायर को कवर करता हूँ, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट। तो देखो थीटा को वेरी करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, थीटा। देखो तो देखो सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, फिर आ रहा हूँ ऊपर की तरफ, मतलब मैं डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट -θ2 से +θ1, और ये 0 से b। सो यहाँ तो आ गया b डियर फ्रेंड्स, और यहाँ आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट पुट करनी है θ2 नेगेटिव से θ1 तक। जब तुमने लिमिट पुट करी तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। दिस इज माई आंसर।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स कि तुम्हें ये समझ में आया होगा कि आंसर भी आ कहाँ से रहा है। दिस इज अवर आंसर। ओके, क्लियर हो गया ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये हमें सिर्फ क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डिराइव किया। ठीक है, क्या कैसे डिराइव किया, बायोट्स लॉ अप्लाई करके। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी बात लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। ये आर जो है एक्चुअल में वो ये वाला डिस्टेंस है जहाँ पे मुझे निकालना था, तो मैं लिख सकता हूँ आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर वेयर फील्ड टू फाइंड, वेयर, रुको रुको, फ्रॉम वायर where field is to be determined। ओके, जहाँ पे फील्ड निकालने यार उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अपने को इतनी बात याद होनी चाहिए। और थीटा वन थीटा टू क्या है वो तो तुम्हें समझ भी आ रहा है। और ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पे मैंने माइनस थीटा टू पुट किया है, उसका रीज़न क्या है। देखो, पहले मैं इस रेफरेंस से एंगल मेजर करने के लिए पहले तो मैं नीचे जा रहा हूँ और फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो नीचे और ऊपर जाने की वजह से डायरेक्शन अलग आ रही है, इसलिए हमने प्लस माइनस लिखा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पूरी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है एकदम। आई तो पता ही है करंट है, तो हमने एक फाइनाइट वायर की वजह से फील्ड निकालना सीख लिया। ओके, ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं फिर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और यहाँ से आपको आर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। गिवन है कि करंट फ्लो कर रहा है आई का। क्वेश्चन समझ में आया। सो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस केस में तुम्हें इस पॉइंट से वायर के टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचना है। तो जब तुम पहुंचोगे, तुम्हें पहुंचने के लिए देखो यहाँ एंगल था 0, अब जैसे जैसे तुम टॉप बढ़ाते रहोगे तो एंगल भी बढ़ता जाएगा, और इनफाइनाइट के लिए तुम्हें कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से मेजर करना होगा। तो देखो इस रेफरेंस लाइन का एंगल जो बन रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट के साथ वो 90, और यहाँ पे भी 90 बन रहा है। क्या ये विजुअलाइज कर पा रहे हो तुम या नहीं कर पा रहे हो। देखो मैंने क्या बोला कि जब मैं इस रेफरेंस लाइन से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाना चाहता हूँ तो पहले तो मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, तो मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप क्लियरली देख पा रहे होगे एंगल भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब इनफाइनाइट के लिए मुझे कैसे देखना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट हवा में। सो बेसिकली स्ट्रेट हवा में देखना है, तो जो थीटा वन होगा वो और थीटा टू वो दोनों ही कितने होंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ इनफाइनाइट के केस में। यस, आप सही सोच रहे हो, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देखो हम लोग जब डिराइव करा था हमने डिराइव, तो मैंने तभी वहाँ पे डायरेक्शन को इंक्लूड कर लिया था। तो यहाँ पे डायरेक्शन को आपको इंक्लूड बार बार नहीं करना। जब आपने डिराइव किया रिजल्ट तो एक बार आपने इंक्लूड कर ही लिया था, नाइन प्लस की माइनस, तो इसलिए यहाँ पे अब आपको इंक्लूड नहीं करना। अब डायरेक्टली अपने फॉर्मूला मॉड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π/d साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू में पुट कर सकते हो थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू। सो जब तुमने पुट की वैल्यू तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने रिजल्ट आया म्यू नॉट अपॉन 4π/d इंटू आई साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4π/d इंटू टू, जिसको हम बोल सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2π/d। सो ये आपका आंसर हो गया, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर का। हमने डिराइव नहीं किया, प्री एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स को ही अप्लाई करके आंसर निकाला। समझ में आ गई बात। चलो बहुत बढ़िया, एक और एग्जांपल देखते हैं फिर। सपोज आपके पास अब वायर जो है वो सेमी इनफाइनाइट है।
मतलब अपने को बोल रखा है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट से आपको यहाँ पे फील्ड कितनी है ये बताओ, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब एक एंड तो फाइनाइट है लेकिन नेक्स्ट एंड इज नॉट फाइनाइट, इजंट इट। तो देखो इस क्वेश्चन में भी फिर से आपको थीटा 1 निकालना है और थीटा 2 निकालना है। सो एक बात तो क्लियर है, ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो अगेन इनफाइनाइट है तो 90 होगा, और नीचे वाले पॉइंट को इस रेफरेंस लाइन से ज्वाइन करना है तो आप कुछ इस तरीके से ज्वाइन करोगे। तो थीटा 1 तो है 90 डिग्री और थीटा 2 है 0 डिग्री। ये ज़ीरो कहाँ से आया, क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो डियर फ्रेंड्स तुम लोग? पक्का, क्योंकि रेफरेंस लाइन के ऊपर ही तो पॉइंट पड़ा हुआ है, इसलिए हमने 0 डिग्री बोल दिया। तो अब फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला होता है बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज को बस चिपकाना है आपने। तो मॉड बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री तो 0 ही होता है, साइन 91 होता है। तो इन्फानाइट सेमी इन्फानाइट वायर की वजह से जो आपकी फील्ड का फॉर्मूला आया वो आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। याद होना चाहिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो एकदम बेझिझक। इजी चीज़ें हैं, कमेंट्स में डाल के लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है यार, मतलब तुम्हें बस मैंने सब कुछ बताया यार। डेरिवेशन करने का यही रीज़न होता है, टाइम ज़रूर लगता है डेरिवेशन करने में, लेकिन डेरिवेशन करके एकदम अपने को चीज़ें पता चल जाती हैं। हम रटेंगे नहीं, हम एकदम समझ समझ के करेंगे। अच्छा इसका रीज़न ये, अच्छा उसका रीज़न ये, इस तरीके से मतलब दिमाग चलना चाहिए, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं फिर। एग्जाम्पल 4, सपोज कुछ इस टाइप से आपकी वायर है और पॉइंट जो है अब वो वायर से कुछ इस तरह से है। ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पे तुम्हें B मॉड B बताना है कितना होगा। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? और तुम्हें साथ में ये भी बता रखा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो D के इक्वल है, इसके इक्वल है D के। तो तुम्हें पूछा है इस P पॉइंट पे इस वायर की वजह से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है कोई I का, फील्ड कितनी होगी। क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि ये एंगल है 30 डिग्री का और इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल है 30 डिग्री का। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सो देखो, जब मैंने तुम्हें मतलब फॉर्मूला डिराइव करके बताया था तो मैंने स्पेशली एक बात दिखाई थी डियर फ्रेंड्स, ये जो आर होता है ये वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में डी दे रखा है, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो अगर डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है सो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब वो सीखना है हमें। पहले मैं बता देता हूँ कि गिवन क्या है। तो मैं एक्चुअल में ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है तो अपने को तो परपेंडिकुलर चाहिए होगा। सो इसको अब हम करते हैं फिर इस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को करते हैं एकदम पहले अच्छे से फिगर बना के। तुम भी देख रहे हो कि फिगर मास्टर बड़े ही उससे बना रहा है, क्योंकि यार जितना फिगर नीट होगा ना हमारा उतना तुम लोगों को समझने में ईजी हो, बस इसलिए तुम लोग भी अच्छे से फिगर बनाओ। तो देखो मैंने इस वायर को डॉटेड लाइन से किया और परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करना है। सो परपेंडिकुलर जो होगा पी पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा एक्चुअल में तो वो यही होगा। अब तुम्हें पता है ये एंगल है 30 डिग्री और ये था डिस्टेंस डी का, तो परपेंडिकुलर जो होगा क्या वो यही होगा? क्या उसकी वैल्यू डी कॉस 30 डिग्री होगी? इजंट इट? समझ में आ गया होगा तुम्हें? ठीक, चलो इस पर एक और फिगर बनाता हूँ, चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए तुम्हें। सो मैं इसको एक और रिजल्ट से यूज़ कर सकता हूँ।
मतलब b cos 30 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, मतलब मैंने लिख दिया ये r है, ये क्या है, ये r है फॉर्मूले में जो हम पुट करते हैं। थोड़ा सा तुम्हें एंगल्स के साथ भी खिलवाना है। सो देखो, जब भी हम एंगल को मेजर करते थे वो परपेंडिकुलर लाइन, रेफरेंस लाइन से ही तो मेजर करते थे। देखो इस रेफरेंस लाइन से जो इसके परपेंडिकुलर है, टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो 30 डिग्री पे है और टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो 60 डिग्री पे है। दोनों का डायरेक्शन रेफरेंस से सेम है, दोनों ऊपर की तरफ है। लेकिन जब डिराइव किया था हमने तो एक था ऊपर और एक कहाँ था, नीचे। देखो अब डेरिवेशन का मतलब समझो कि क्यों हम डेरिवेशन करते हैं। जब डेराइव किया था तो एक था ऊपर और एक था नीचे, यहाँ तो दोनों ही ऊपर हैं। इसका मतलब ऊपर जो θ1 है वो तो 60 होगा, लेकिन θ2 कितना, +30 या -30? -30, क्योंकि θ2 भी ऊपर है इसलिए -30 करेंगे। हाँ अगर नीचे होता तो +30 रहता। इजंट इट? समझ में आई बात? सो इस क्वेश्चन में ये ब्यूटी है कि आपको कुछ चीज़ें पहले निकालनी पड़ेंगी फिर जाके ये क्वेश्चन होगा। तो अब मैं क्लियरली लिख सकता हूँ कि मॉड बी जो होगा वो होगा μ0/4π इंटू आर इंटू आई, क्योंकि करंट तो आई फ्लो कर रहा है तभी तो फील्ड निकालने को बोल रहा है तुम्हें। साइन θ1 प्लस साइन θ2। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मॉड बी जो होगा वो होगा μ0/4π आई और आर की जगह आएगा डी cos 30 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन -30 डिग्री। और जब वैल्यूज को पुट किया तो अपना आंसर आ गया मॉड बी इज इक्वल टू μ0I/4πd cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन, देखो रूल होता है ये, अगर तुम्हें नहीं पता तो नोट कर सकते हो। नोट रूल क्या होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है डियर फ्रेंड्स वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। तो वही काम किया मैंने। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो मॉड बी की जो वैल्यू आगे वो आ गई μ0I/4πd cos 30 डिग्री साइन 60 मतलब √3 साइन 30 मतलब 1/2, तो √3 माइनस 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो देख रहे हो तुम कितनी सारी वैरायटीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। पक्का कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट वायर, इसलिए स्ट्रेट वायर से ही पार्ट्स लॉ को अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अभी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया है ना, एग्जाम्पल 4, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। हाईली हाईली बार बार कह रहा हूँ, कुछ तो वजह होगी तभी बार बार बोल रहे हैं मास्टर, तो हाईली इंपॉर्टेंट। ओके चलो, ठीक है। सो अब डियर फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो तो डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे हम लेट अस से कि मेरी जो, एक सेकेंड, सो फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन की वजह से हमने फील्ड निकाल ली है यहाँ पे आर के डिस्टेंस पे। तो इस केस में हमें फील्ड का अपने को फील्ड का क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन। सो बेसिकली इस छोटे से सेगमेंट की वजह से अगर मैं देखूं, ठीक है, तो छोटे से सेगमेंट की वजह से देखें तो देखो डीएल है इस तरफ, आर है इस तरफ। ओके, डीएल है ऊपर की तरफ और आर है
राइट की डायरेक्शन में, तो थंब आ रहा है अंदर की तरफ, थंब कहाँ रहा है, इन द प्लेन। सो इसका मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि एक छोटे से डीएल की वजह से फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड्स। अरे कहाँ, इनवर्ड्स। सिमिलरली जितने भी मैं वायर को डीएल 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 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगा, हर की वजह से जो फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ ही आएगी। सो नेट फील्ड जो हो गई वो इनवर्ड्स द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। वो कहाँ है, इनसाइड द प्लेन। ओके, तो अब देखो अपने को ये तो समझ में आ गया कि जब करंट फ्लो करता है अपवर्ड तो फील्ड आती है इनसाइड द प्लेन, और अगर यही करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ और मान लेते हैं ये है डीएल और ये है हमारा आर। सो डीएल नीचे की तरफ, डीएल कहाँ है, नीचे की तरफ, आर है इस तरफ, तो थंब आ गया बाहर की तरफ। सिंस थंब बाहर की तरफ है, सो फील्ड जो होगी वो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और हर डीएल की वजह से फील्ड बाहर की तरफ है। ओके, सो अब देखो सिमिलर इन चीज़ों को जब मैंने इन रिजल्ट्स को देखा, तो मैं अब आपके सामने एक रिजल्ट लिखने वाला हूँ कि अगर मुझे एक फील्ड एक वायर की वजह से निकालनी है, अगर मुझे फील्ड निकालनी है एक वायर की वजह से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड्स। ओके, सो इस पॉइंट पे फील्ड अभी हमने जैसे डिस्कस किया डीएल क्रॉस आर से फील्ड थी क्रॉस, और इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो है डॉट। सो एक्चुअल में हमने जब बहुत ध्यान से देखा तो देखा कि फील्ड जो वायर की वजह से होती है वो कुछ सर्कुलर फील्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और फील्ड को निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल हमें फील्ड की डायरेक्शन देता है, या तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले राइट हैंड रूल को यूज करो या राइट हैंड थंब रूल को यूज करो। ये कहता है अपने थंब को अरेंज करो डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ वायर में, और अपने राइट हैंड को कर्ल करो। तो कर्ल करोगे तो जिस तरीके से कर्ल करोगे तुम, जिस डायरेक्शन में फील्ड आ रही होगी एक सर्कुलर पैटर्न बन रहा होगा, तो हर पॉइंट पे तुम फील्ड को बता सकते हो कि वो सर्कुलर है, और सर्कुलर के साथ साथ वो किस टाइप से फील्ड तुम्हारी बन रही है। राइट हैंड थंब रूल समझ में आया पक्का? चाहे राइट हैंड थंब रूल को यूज करो या फिर राइट हैंड रूल को, छोटे छोटे सेगमेंट से फील्ड निकालने के लिए। तो मैं लिख देता हूं, दिस रूल स्टेट्स दैट, दिस रूल स्टेट्स दैट अरेंज फील्ड, अरेंज thumb of right hand in direction of field, and curl fingers of right hand then direction of field will be as of direction of curl at that point. ओके, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ये वायर आपकी करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी। मुझे ये पॉइंट में फील्ड बतानी है कहाँ होगी, तो मैंने अपने थंब को अरेंज किया इसी डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल किया। तो देखो ए वाले ऊपर वाले पॉइंट में फील्ड आ रही है मेरी तरफ, और बी वाले पॉइंट में फील्ड आ रही है नीचे की तरफ। तो एक्चुअल में एक सर्कुलर लूप बन रहा है जिसमें फील्ड इस तरफ चल रही है। समझ में आ गया बात? तो आप बोल सकते हो कि ए पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो आउट ऑफ द प्लेन होगी, आउट ऑफ द प्लेन मतलब डॉट, और बी पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो इन द प्लेन होगी, इन द प्लेन मतलब क्रॉस अंदर की तरफ, मतलब फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे और फिर ऐसे जा रही है।
क्लियर? पक्की बात? चलो, सो दैट्स ऑल फॉर आवर बर्ड्सवर्थ लॉ, और उसकी आज हमने एप्लीकेशन डिस्कस करी, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अभी बहुत चीज़ें डिस्कस करनी है, तो स्टे ट्यून विद मी डियर फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़ो, और इसमें हो सकता है तुम्हें डायरेक्शन निकालने में दिक्कत आई हो या समझ ना आए हो, तो कमेंट्स में लिखो, मैं फिर से कुछ ना कुछ ट्यूटोरियल में तुम लोगों की हेल्प कर दूंगा, ठीक है? चलो फिर, ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो नोट्स को प्रॉपरली। हम बहुत जल्द मिलते हैं। बाय बाय।